नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके त्रिपाठी। हाय रे महंगाई, तूने कैसे आफत ढाई, गरीब के जीवन को तूने तो बना दिया दुखदाई। खीर कचौड़ी वो क्या जाने मलाई, उनके घर में नहीं अन्न का दाना, ऐसी है गरीबी छाई। हाय रे महंगाई। इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि आज का मुद्दा क्या है। जी हाँ, आज का मुद्दा है महंगाई, जिसकी चौतरफा मार ने गरीब ही नहीं बल्कि आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बावजूद इसके केंद्र और राज्यों की सरकार है कि जनता को राहत दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ऊपर से ये और कह दिया जा रहा है कि बीजेपी सरकार है तो इतनी राहत है, कांग्रेस का शासन होता तो जीना दुश्वार हो जाता। इस पर शब्दों में कहें तो कई भाजपाइयों का यह कहना है कि अभी अच्छे दिन ही चल रहे हैं, नहीं तो कोरोना के भीषण काल को पार करने के बाद स्थितियां सामान्य नहीं होती। ये तो मोदी सरकार है जो नामुमकिन को फिलहाल मुमकिन बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर अच्छे दिन यही है तो फिर बुरे दिन किसे कहेंगे। विपक्ष भी लगातार ये सवाल पूछ रहा है, जो बेहद ही अफसोस की बात है, क्योंकि एक ओर तो विपक्ष किसानों के समर्थन मांगे बिना उनके आंदोलन में कूद पड़ा, लेकिन जहां जरूरत है वहां सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं, वो भी ट्वीट करके। जैसे अगर कहीं प्रदर्शन भी हो रहा है तो इतने हल्के स्तर का है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। जरूरत एक बड़ी हुंकार की है जो वाकई कुछ बदलने का मादा रखती हो। खैर, महंगाई क्यों लगातार बढ़ रही है, आखिर क्या कारण है कि केंद्र के साथ ही राज्यों की सरकार भी जनता को राहत दिलाने में सक्षम नहीं है। आज इसका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे महंगाई का महाडोज। आप बताइए, आपको भरोसा है? तो केंद्र में मोदी सरकार को आए 7 साल पूरे होने हैं, लेकिन अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। न तो भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है और न महंगाई की मार से जनता को राहत मिली है, बल्कि ये तो और बढ़ रही है। मानो सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे सालों पहले था। कोरोना के चलते आमदनी में जरूर कमी आ गई है और बेरोजगारी घटने की जगह और बढ़ी है। लिहाजा गरीब हो या आम आदमी या फिर विपक्ष, उसका सवाल उठाना लाजमी है कि क्या ये अच्छे दिन है। अगर अच्छे दिन ऐसे होते हैं तो फिर बुरे दिन किसे कहा जाएगा, उसकी आखिर परिभाषा क्या है। बहरहाल, देश की महंगाई का जो महाडोज मिल रहा है उस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जनता से अच्छे दिन का वादा किया था, जो जनता को इतना पसंद आया कि केंद्र में मोदी सरकार बन गई, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। इतना ही नहीं, इसके फौरन बाद पार्टी की ओर से एक गाना भी लॉन्च हुआ, अच्छे दिन आने वाले हैं। पहले आप जरा इस गीत को सुनिए, आगे की बात उसके बाद होगी। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो साल था 2014 और अब 2021 आ गई है, यानी एक दशक की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जनता पहले की तरह अब भी अच्छे दिन का इंतजार कर रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि अच्छे दिन ही चल रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अगर ये अच्छे दिन हैं तो आम आदमी परेशान क्यों है। सच तो ये है कि अच्छे दिन तो अभी तक आए ही नहीं हैं। अगर अच्छे दिन आ गए होते तो बेतहाशा महंगाई से मिडिल क्लास की कमर नहीं टूटी होती। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल हो या रसोई गैस या दाल चावल, रिफाइंड, सरसों तेल या फिर अन्य कोई जरूरी सामान, सब कुछ महंगा है। यहाँ तक कि सीजनल सब्जियां भी काफी महंगी बिक रही हैं। ऐसे में आम आदमी कम आमदनी से कैसे गुजर बसर कर रहा होगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल की बात करें तो एक अब करीब 100 रुपए प्रति लीटर ही मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और रीवा जिले में पेट्रोल 99 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर है। इसके अलावा रसोई गैस के दाम में फिर एक बार बढ़ोतरी हो गई है।
इजाफा 10 या 20 रुपए का नहीं बल्कि सीधे 50 रुपए का हुआ है। नई कीमतें सोमवार दोपहर 12 बजे से लागू भी हो गई, यानी 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर अब आपको करीब 750 रुपए में मिलेगा। रसोई गैस की इस बढ़ी हुई कीमत पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है, अब की बार चौतरफा महंगाई की मार। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों को दर्शाकर क्वेश्चन मार्क करते हुए लिखा है, अच्छे दिन। इधर भोपाल में युवा कांग्रेस ने महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने बाइक की शव यात्रा निकालकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर महंगाई पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो उग्र प्रदर्शन होगा। भारत में मध्य प्रदेश भोपाल में आज पेट्रोल 100 से ऊपर हो चुका है। वैसे ही बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगार युवाओं के पास काम धंधा तक नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महंगाई वाकई बेकाबू हो गई है। खाद्य पदार्थों के दाम तो 2 गुना तक बढ़ गए हैं, जिससे गरीब हो या फिर आम आदमी, दोनों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बीते एक साल में खाद्य तेल के दाम जहां 80% तो दालों की कीमत खासकर अरहर की दाल की रेट तो तकरीबन 70% तक बढ़े हैं। चौतरफा महंगाई की मार से जनता बेहाल है और वो सरकार से राहत की उम्मीद लगाए है, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि महंगाई से जल्द निजात मिल पाएगी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, अगर केंद्र महंगाई पर काबू पाने में सक्षम नहीं है तो राज्य सरकारों की ओर से भी जनता को राहत दिलाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आमजन करे तो करे क्या? सवाल ये भी है कि अगर अच्छे दिन ये हैं तो बुरे दिन किसे कहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो महंगाई का महाडोल। चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास बोंद्रिया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं 2 अर्थशास्त्री, भोपाल से सुमित शास्त्री जी और रायपुर से तपेश चंद्र गुप्ता जी। आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, विशेष टिप्पणी के लिए। हम अपने अर्थशास्त्रियों के पास जाए उसके पहले थोड़ा सा विकास जी, मैंने जो ये बताया पैकेज में देखा आपने, ये अच्छे दिन है क्या? मैं पेट्रोल और रसोई गैस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं, ज्यादा दिन 2 महीने बीते हैं। 2020 में सोयाबीन का तेल 80 रुपए था, आज की डेट में 120 हो गया है। 90 रुपए सरसों का तेल था, आज की डेट में 160 हो गया है। चूर दाल 65 रुपए थी, आज 110 हो गई है। मूंग दाल का छिलका वाली, खैर वो अलग अलग छोड़िए। आटा का देख लीजिए, 27 रुपए था और अब 35 रुपए हो गया। अब इसको कैसे अच्छे दिन कहें? मुझे लगता है कि आपने वो सिलेक्टेड कमोडिटीज निकाल ली जिसमें प्राइस हाइक हुई। आपने वो 1700 कमोडिटी, पेट वाली चीजें मैंने निकाली है। नहीं, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, तुअर का दाल, आटा, भूख मिटाने वाली, यही मेन बातें हैं। मैं 2-1 बातें रखना चाहता हूँ। एक तो जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके साथ ही 1-2 दिन बाद में हमारा इस माह का मुद्रास्फीति की रिपोर्ट भी आई थी। हम सब ने देखा कि फुटकरी बाजार में लगभग 4% के लगभग हमारी मुद्रा मतलब महंगाई दर में इजाफा है जी। महंगाई में इजाफा है, महंगाई दर 4% रही वृद्धि की। महंगाई में महंगाई में इजाफा है 4%। ये 4 इसका लगाएंगे तो 4 आएगा क्या? थोक सूचकांक जो है वो 3% के आसपास हुआ, 2.5 से 3% के बीच में। इसका मतलब है कि महंगाई की वृद्धि दर जो है बहुत मुनासिब है। आप समझिए ना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई थी तब क्या थी महंगाई की दर 12%। आप इंजीनियर हैं? जी जी जी। अच्छे खासे टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। थोड़ा सा 80 और 120 के अंतर में हमें प्रतिशत थोड़ा बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए 240 रुपए पर बैग हो गया है। 285 भी उपलब्ध है सीमेंट। स्टील पूछ लो, 57,000 रुपए टन हो गया है। एक मिनट पूछ लो इंजीनियर साहब, आपके लिए हमने कदम उठाए। क्या कदम उठाए? ड्यूटी कम करी स्टील पे। अरे अवनीश जी, एक मिनट आपके पास झूठ बोल ना, प्रधानमंत्री झूठ। एक मिनट, आप अपने से झूठ बोलते हैं। अरे अवनीश देख के रह जाता हूँ शुरू से ही टेम्पो पकड़। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा आज तो ऐसा है कि जितना झूठ बोलेंगे जनता इन पे हंसेगी। अरे आपका समय नहीं आया। आप इतना अच्छा विषय रखा, धन्यवाद। अरे अवनीश जी एक मिनट, ठीक है, करके चूंकि बात ही नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा हम विकास जी से हम ये महंगाई दर क्या है। स्टील में नहीं जा रहा हूँ विकास जी,
जी। मैं आपके साथ बाजार चलने को तैयार हूँ। 3-4 महीने पहले जो सरसों का तेल का रेट था और आज के रेट में, ये मैंने बड़ा एथेंटिक रूप से मैंने इसको निकाला है। 80 रुपए पहले था, 120, इसका प्रतिशत 4 है क्या, चले 10 है क्या? देखिए त्रिपाठी साहब, 80% महंगाई बढ़ी है। नहीं, किन्हीं चीजों में हो सकती होगी। मैंने बारीकी से इन जो वस्तुओं का उसका और अध्ययन करके आपको बता सकूंगा, लेकिन जो हमारी महंगाई दर के फिगर्स आ रहे हैं, जो उसको निकालने का तरीका है, कांग्रेस की सरकारों के वक्त भी था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त भी है, उसमें इजाफा क्या है जी 4% का है। और रिजर्व बैंक क्या करता है कि इतनी तो महंगाई दर रहनी चाहिए, ये विकास के लिए भी इसका होना जरूरी है। बैंक का ब्याज है वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट करता है। बैंक की जो ब्याज दर होती है, लोगों को फिक्स डिपॉजिट, सेविंग पे, रिकरिंग अकाउंट पे जो ब्याज मिलता है, वो भी इससे रिलेटेड रहता है। जी। मेरा कहने का आशय ये है कि जो सरकार बनाते वक्त में हमारा वादा था कि हम महंगाई दर पे कंट्रोल कर लाएंगे, उसमें मोदी सरकार सफल रही है। 12%, दो अंकों, बोलिएगा ना अवनीश भाई, 2 अंकों की महंगाई दर जो 2013 में थी, उससे कंट्रोल में लेके आना, ये ठीक जरूर रहा कि कोरोना काल के जुलाई अगस्त के महीनों में जरूर महंगाई दर में इजाफा हुआ, और जहां तक खाने की थाली है वो भी सामान्य व्यक्ति के लिए सस्ती हुई है। सामान्य व्यक्ति में मतलब आप इंक्लूड करिएगा वो 80 करोड़ लोग जो राज्य सहायता से गेहूं, धान, तेल, दाल पाते हैं। चल थोड़ा संक्षेप में कहेंगे, फिर हम आप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई, अब साथियों से पूछे। अवनीश जी आप तो आरोप लगाएंगे, पहले सुमित जी से और तपस्या से। पहले मुझे बोलने दिया नहीं, फिर वो आप दोनों लोगों के बीच में वाद विवाद चालू हो जाएगा। बहुत इस समय देखिए 15 तारीख लास्ट डेट है, इन लोगों के पास टाइम नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने टाइम लिया है सुमित जी से भी और तपेश जी से भी। शायद कुछ अंतिम तारीख होती है जिसमें सब IT रिटर्न वगैरह भरना पड़ता है, उसमें लंबी चौड़ी पेनाल्टी लगती है, तो बहुत मुश्किल से टाइम लिया। फिर अवनीश जी हम आपके पास आई रहे, आपके पास तो बोलने का बहुत है, अभी 1 घंटे का टाइम है जी। ओके माय लॉर्ड। तपेश जी, हमारे विकास जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया है। हम चाहते हैं कि आप इससे सहमत हो, दुनिया सहमत हो, और ये तर्क अगर इतना ही महंगाई बढ़ी है तो फिर अच्छी बात है। लेकिन जो हमने बाजार में पता किया उसमें मैं आपको बता दूं, आपको एक बार फिर से बता देता हूं, सरसों का तेल और ये तो मैंने बता ही दिया, इसमें शक्कर भी 35 रुपए पहले थी, आज 2020 में जो वो आज 40 से 45 रुपए पर किलो हो गई है। बेसन जैसी चीज, पकौड़ी वकौड़ी जो मोदी जी कहते हैं ना, पकौड़ा तल लो, वो भी महंगा हो गया है, 75 से 135 रुपए हो गया है। अब इसमें कैसे हम कह सकते हैं, ये सूचकांक बहुत मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि 4%, विकास जी सही बोल रहे हैं ना, हम 4% महंगाई बढ़ी है। तपेश जी आप कितना इससे सहमत है? सरकार होती है, भारत की जनता ने चुना है, इससे किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप किए बिना। देखिए सर, मुझे आज ही मैं चर्चा कर रहा था स्टाफ से जी, आपके कॉल ओवर से पहले, कि इतनी बड़ी जनसंख्या जहां 100 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं जी, चूंकि इनको 10 अच्छे अर्थशास्त्री नहीं मिल पाए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज सब एक ही में बैठ के बात करते हैं कि मैं स्वयं ग्रोसरी आइटम लेने जाता हूँ साहब, मुझे भी मालूम है कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। महंगाई में नियंत्रण करते वक्त मैंने अर्थशास्त्र में एक चीज पढ़ा है, और यह सिद्धांत आप भी मानेंगी, ऐसे पूरक सामग्रियों का मूल्य बढ़ेगा जिसका कि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो बाजार पे निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी। दूसरी चीज, GST और अधिकतम मूल्य निर्धारण, ये दोनों चीजें प्रॉपर संतुलन नहीं है। आज ही का मैं आपको एक उदाहरण दूं, मच्छर मारने के लिए जो अगरबत्ती आती है, सामने दुकानदार वाला 10 रुपए पैकेट दे रहा था, और उससे 10 दिन बाद हमने एक थोक व्यापारी आया, उससे 5 रुपए में खरीदा। कहाँ मैक्सिमम रेट लिखा हुआ है? क्या मार्जिन रखा जा रहा? मेडिसिन हम होलसेल में ले जाते हैं, जो चीजें हमको 50 रुपए मिलती है वो बाजार में हमको 250 रुपए मिलती है। तो आप ये नियंत्रण सरकार नियंत्रण के लिए होती है, व्यवस्था के लिए नहीं होती। व्यवस्था के लिए प्रशासन होता है। आप प्रशासन में हैं, आप प्रशासन को निर्देश दीजिए कि इसमें सुशासन स्थापित कर। नारा देने से कुछ नहीं होगा। महंगाई बढ़ने से पहले हमको कर निर्धारण की नीति पर विचार करना होगा।
का ही उसे अनुपात से हमको जनता को लौटाना होता है और एक संतुलन स्थापित होता है। एक तरफ आप कहते हो हम इसको दे देंगे, हम गरीबों को दे देंगे। आज गरीब संपन्न हो चुका है पर भी गरीबी रेखा से ऊपर उठना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो गरीब के लाभ से इतना लाभान्वित है, अगर वो मध्यम वर्ग की श्रेणी में आएगा तो पिस जाएगा। इस कारण वह अपने स्तर को ऊपर उठाना नहीं चाहता। ऊपर स्तर का व्यक्ति राजनीतिक दबाव, अपने अन्य प्रशासनिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए जो अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है, इससे विचार करना होगा। एक तरफ अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता रोक दिया जाता है, दूसरी तरफ उनके इंक्रीमेंट रोक दिए जाते हैं, राजनीतिक अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं। ये व्यवस्था, ये संतुलन हमको सोचना होगा। आज हम पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं तो हमको ये मान लेना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के साथ उत्पादन पर और परिवहन पर पड़ेगा, और परिवहन का सीधा प्रभाव माल के आने जाने पर पड़ेगा। आप आर्थिक चिंतन के दृष्टिकोण से तो सोचिए, आप कौन सी सामग्री का मूल्य बढ़ा रहे हैं? जी नहीं, हम आपसे विचार करना ये 4% जो बोल रहे हैं, विकास जी जो बोल रहे हैं, तपेश जी, विकास जी जो कह रहे हैं कि सिर्फ 4% महंगाई दर बढ़ी है, ये क्या जो मैंने रेट बताए हैं, जो मैंने रेट बताए हैं 4% में आते हैं क्या? वो तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जी जी जी, नहीं आते, बिल्कुल उससे ज्यादा आते हैं जी। और दूसरी चीज ये भी बता दूं, आप इंडेक्स जो बना रहे हैं और रेट निकाल रहे हैं, शासकीय कार्यालय के माध्यम से मत निकालिए, क्योंकि आपका आरबीआई में भी आपने रिजर्व बैंक को भी राजनीतिक तरीके से रिक्ति देने का तय किया है। इस तरीके से अगर कार्य करते रहेंगे, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी, सही आंकड़े नहीं आ पाएंगे। आप विचार करिए निष्पक्ष होकर, राजनीति छोड़ दीजिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। आपको मत लेने के लिए और कई सारी चीजें पड़ेंगी। जन सुविधाओं का आप ध्यान दीजिए, कौन सी चीज है जो सस्ती है? आज सब्सिडी में राज्य सरकार के कारण हमको बिजली सस्ती मिल रही है। आज हमको पेट्रोल केंद्र और राज्य दोनों के कारण हमको महंगा मिल रहा है। इस चीज में कटौती क्यों नहीं करना चाहते? सब्सिडी हर चीज में हम नहीं मांगते। आपने कहा कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, हमने गैस सिलेंडर में सब्सिडी छोड़ दी, फिर महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं आप? बात ये चीज है साहब, आपको देखना चाहिए कि गैस जो है एक फ्यूल है, फ्यूल से ही सब चीजें बनती है। आज पकौड़े तलने वाला रेट बढ़ा देता है, क्यों? कहता है साहब बेसन के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ गए, मैं किसमें सेकूं और क्या दूं आपको? नमक के रेट साहब जो 25 पैसे मिलता था आज 25 रुपए किलो मिल रहा है। आप जमाना को देखिए, तुलना कीजिए। अच्छे दिन और बुरे दिन की मैं कोई बात नहीं करता, वो दिन तो बुरे उस दिन आ गए जिस दिन हमने हर चीजों का राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया। आज अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं तो ये कहा जाएगा ये बीजेपी की विचारधारा का है, ये कांग्रेस की विचारधारा का है। आदमी की पहचान उसके नाम और काम से नहीं होने लगी है, आज राजनीतिक दृष्टिकोण से होने लगी है। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र का एक भाग राजनीति होता है, अब राजनीति का एक भाग अर्थशास्त्र हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम इन चीजों को सही में निष्पक्ष रूप से सोचे। अर्थशास्त्र राजनीतिक हस्तक्षेप से ऊपर उठना चाहिए, उनके सांख्यिकी विश्लेषण और चिंतन बड़े गंभीर होने चाहिए। इसलिए कहा गया था बजट बनाते हैं सर्वदलीय बैठक हो, बजट पूर्व चर्चा होती है जिसमें अर्थशास्त्रियों को बुलाया जाता है। लेकिन आजकल मैं वो व्यू नहीं देख रहा हूँ, वो विचार सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल तपेश जी, लोग नहीं ले रहे हैं। तपेश जी कौन जो आपसे कहते हैं, जो शिक्षाविद कौन जो आपके समर्थित है, जो सही निर्णय कहाँ से आएंगे? आप राजनीतिक दृष्टिकोण छोड़िए, अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए आपको निष्पक्ष विचार की आवश्यकता है। जी तपेश जी, एक मिनट हम और मैं ग्रोसरी आइटम लेने जाता हूँ, मुझे मालूम है कि महंगाई लगभग 25% बढ़ी है। जी बिल्कुल, सुमित जी से पूछ लेते हैं। सुमित जी, अभी विकास जी जो सूचकांक कहते हैं विकास जी, जो 4% ऊपर हुआ है, सही है ना? जी, मुद्रास्फीति सूचकांक जो है वो 4% ऊपर है। सुमित जी, मैंने रेट बताया अभी कि ये रेट है, हम पेट्रोल पे भी नहीं जा रहे हैं। आज ही 50 रुपए गैस सिलेंडर बढ़ा है, अभी 20-25 दिन पहले 25 रुपए बढ़ा था, इसको भी अलग कर देते हैं। हालांकि आज का मध्यम वर्गीय, अति मध्यम वर्गीय, यहाँ तक कि जो निचले तबके का आता है वो भी गैस सिलेंडर से, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी योजना चली थी कि गैस सिलेंडर बांटने की, वो भी गैस सिलेंडर से ही खाना बनाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जो अभी इनका सरकारी आंकड़े आए हैं वो गलत है या सही है? इसमें सर क्या है, जो तपेश जी ने कमेंट्स दिए ना, उसमें एक मैं संशोधन सकारात्मक रूप से करना चाहूंगा कि सरकार के पास अच्छे अर्थशास्त्री नहीं है। जी।
हुआ ये है कि सरकार के पास अच्छे अर्थशास्त्री भी आ गए हैं और अच्छे मैथमेटिशियंस भी आ गए हैं, जो कि नंबर्स की जगलिंग बहुत अच्छी समझने लगे हैं। जी जी, ठीक है ना भाई। अर्थशास्त्री कैसे प्रेजेंट करना है, तो सरकार का जो पीआर या हम सही मायनों में कहें तो एडवर्टीजमेंट जो डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत तगड़ा हो गया है जी, कि किस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। जी, आप तो बहुत छोटी चीजों से आपने शुरू करा, मैं भी उसमें 2-4 चीजें ऐड करता हूँ। जी, भाई टमाटर आप मार्केट में खरीदने चले जाइए, 35-40 रुपए में मिलता है मेरे घर के पास में जी, लेकिन सरकार उसको कंसीडर कर रही है 10 रुपए। तो जब सरकार, या आप आज की डेट में मकान खरीदने चले जाइए, जी, गाइडलाइन वैल्यू बोलती है 35 लाख रुपए, लेकिन सही में आता है 70 लाख रुपए में। जी, तो ये जो भी आंकड़े लिए जा रहे हैं सरकार से, जो सरकार कंसीडर कर रही है जिन प्राइसेस को, वो प्राइस ही एब्सर्ड है, वो प्राइस गलत है जिनके आधार पर ये आंकड़े निकाले जा रहे हैं। तो ये जो 4% की महंगाई दर की बात कर रहे हैं कि 4% महंगाई दर है, वो सरकार के हिसाब से शायद उनको उस रेट में वो चीजें अवेलेबल हो जाती होंगी। शायद उनको आज भोपाल या इंदौर जैसी जगह में पॉश कॉलोनी में एक 2000 स्क्वायर फीट का मकान उनको शायद 40 लाख रुपए में मिल जाता होगा, इसलिए उनके लिए महंगाई दर 4% है। यहाँ पे आम आदमी जब मकान खरीदने जाता है तो उसको 40 लाख रुपए तो गाइडलाइन वैल्यू है, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू 80 लाख रुपए है। तो कैसे वो महंगाई दर जस्टिफाई करेंगे? तो ये जो महंगाई दर की विकास भाई ने बात की, वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे दिखाने के आंकड़े हैं, जिसपे इन्होंने जानबूझ के जो बेसिस लिए हैं वो गलत बेसिस पे ये आकलन किया जा रहा है। जी जी। तो अगर आपको महंगाई दर नापनी है तो आपको एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि धरातल पे क्या प्राइस है। जी भाई, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी जो त्रिपाठी जी आप बात कर रहे हैं, ये तो रेगुलेटेड प्राइसेस हैं, सब जगह अवेलेबल है। हाँ। लेकिन जो आम आदमी की थाली की अगर हम बात करें तो उसमें सब्जी भी आती है, उसमें तेल भी आता है, उसमें आटा भी आता है। बिल्कुल सही कहा। और इन सब के प्राइसेस एक्चुअली तो कहीं रेगुलेटेड है नहीं, और या तो अब इसे आप सरकार का फेलियर कहें कि उन्होंने आंकड़े सही से नहीं जुटाए हैं, और या फिर यहाँ पे फेलियर है कि वो मार्केट में जो प्राइस है उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कि जो उनके हिसाब से 10 रुपए में बिकनी चाहिए वो 40 रुपए में बिक रही है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं सरकार को या तो अपने आंकड़े दुरुस्त करने पड़ेंगे, या फिर कहीं खुल के आके सामने और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। खाद्य तेल इंडायरेक्टली मानता हूँ कि पेट्रोल, डीजल और बाकी चीजों के, जी जी बोलिए बोलिए, और बाकी सारी चीजों के रेट से इन सब पे फर्क है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा किसी भी सूचकांक को पब्लिश करते समय पे धरातल में आपके यहाँ क्या सच्चाई है वो पहले देखनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार का जो सर्वे डिपार्टमेंट है वो अपना काम ठीक से कर रहा है, क्योंकि वो बराबर से डेटा ऊपर पहुंचा ही नहीं रहे हैं कि क्या मार्केट प्राइसेस है। जब तक वो नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि महंगाई की दर क्या है? अरे सुमित जी कैसे पहुंचा? अगर पहुंचा देंगे तो सूचकांक सीधे 4 की जगह 40 पहुंच जाएगा, तो क्यों पहुंचाएंगे? सवाल इस बात का है ना। इसमें ज्यादा बेहतर अवनीश जी बताएंगे। हालांकि जो मेरा अपना आकलन है वो लगभग 80% खाद्य तेल बढ़े हैं, और दाल जो सब आदमी खाता है, सब्जी तो आप टमाटर वगैरह के रेट बता ही दिए, नहीं खा पाता, प्याज के भी रेट चलिए ठीक है, दाल के 70% लगभग बढ़े हैं, जो मेरा अपना आंकड़ा है। जी अवनीश जी, बहुत लंबी फेवरेट है आपके पास, लेकिन टू द पॉइंट संक्षेप में एस्टिमेट सुना है मैंने। एक हफ्ते के मिनिमम 500 रुपए हो गई है आजकल। क्या 500 हो गई? मिनिमम सब्जी का थैला एक हफ्ते के लिए, जो मैं जब पढ़ता था फर्स्ट ईयर में था, आज से 10-12 साल पहले 100-125 रुपए में लाता था, आज वो 500 रुपए में लाता हूँ। चलिए अच्छा, कंसल्टेंसी फीस जहाँ आप 100 रुपए लेते थे वहाँ आज की डेट में कितनी बढ़ी है? 2020 में जो लेते थे 2021 में जो ले रहे हैं? कहाँ बढ़ी सर? वो तो उसके लिए सब लोग बोलते हैं कि सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, सर आप तो कंसेशन कर दो थोड़ा। लेकिन इसमें नहीं हो। जी जी अवनीश जी। देखिए त्रिपाठी साहब, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आपके चैनल को, कितना अच्छा विषय आपने रखा, क्योंकि आज की तारीख में कई बड़े बड़े मीडिया हाउस इस तरह का विषय रखने से डर रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी डोर भी सरकार के हाथ में, जरा सी खींची टी 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 होने लगता है। ज्यादा मत करिए, नहीं मैं आपको बधाई देता हूँ, ठीक है। और साहब सबसे बड़ी बात, मैं एक नारे के साथ शुरू करूंगा। हमने नारा सुना था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बड़ी दुख की बात है, देख के बड़ी शर्म आती है कि हमारे जो सत्ता में बैठे हुक्मरान कितने बेशर्म हो गए हैं, कितनी बेशर्मी से कहते हैं कि नहीं महंगाई दर तो कम हुई है। आंकड़ों की जादूगरी बाजीगरी करते हैं कि खाद महंगाई दर 10% थी, सिर्फ 14 तो हुई है। आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, जबकि आरबीआई कहता है साहब कि लिमिट पार कर गई, जो आरबीआई की अपर लिमिट होती है 2 से 6 हो गई है। ये आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। आरबीआई का स्टेटमेंट है, आजाद भारत में से लिमिट है महंगाई की 2%, 3%, इस बार 6% हो गई है आरबीआई की। ये भी एक गाइडलाइन है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, मैं तो कहते ना एक शुद्ध देहाती और शुद्ध देसी आदमी के नाते कहूंगा साहब, काय की खुदरा महंगाई दर, काय की मुद्रास्फीति, सब अलग करो। आप मुझे चलो एक किराने की दुकान पे रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजों की हम बात करें, जिन तीन मूल आधारभूत चीजें हैं जो इस देश के नागरिक को चाहिए, आम आदमी को चाहिए, अंबानी को चाहिए, अडानी को चाहिए, ठीक है, एक गरीब से गरीब आदमी को चाहिए। आप चलिए एक दुकान पर और पता करिए कि खाद्य तेल 130, 140 हो रहा है, चावल 100 टच कर रहा है, तुअर की अरहर की दाल 120, 130 जा रही है। सबसे बड़ी बात आप देखें त्रिपाठी साहब, इसमें सब कुछ छुपा है। आटा 27 से, अरे मैं उसी पे आ रहा हूं, इसमें किसानों का आंदोलन भी छुपा है। क्या आप समझें कि जो आटा या जो गेहूं किसानों से 1600 रुपए प्रति क्विंटल जिसका एमएसपी है वो भी नहीं मिलता है, मतलब 16 रुपए प्रति क्विंटल में जो गेहूं खरीदा जा रहा है वो आटा पैक होके 35 रुपए का बिक रहा है। इसको समझिए आप। और इसी का विरोध है जो आज किसान भी 70, 75, 80 दिन से बैठे, वो समझिए आप। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, आज जो भी विरोध करता है वो देशद्रोही कहलाता है, उस पर एफआईआर दर्ज होती है। इसके पहले आप स्टील वगैरह के सब बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं एक एक करके। मैं क्या है, मैं आज त्रिपाठी साहब ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा। मतलब अगली बार सुमित जी या तापेश जी के पास नहीं जाना है? नहीं, बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करना। बात ऐसी करें जो आम जनता को समझ में आए। देखिए स्टील की भी हम बात करें, आप 1 साल पहले की बात करें, स्टील लगभग 40,000 रुपए टन हुआ करता था, ठीक है। सस्ता तो भी जबरदस्ती करना पड़ा क्योंकि 57,000 रुपए प्रति टन पहुंच गया था। उससे क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब आपने हमको 3 साल कंप्लीशन के लिए दिया था। जब आपने हमको दिया था उस समय स्टील जो था 40,000 रुपए प्रति टन था और सीमेंट का बैग था 280 रुपए पर बैग था। आज स्थिति यह है कि स्टील 57,000 रुपए प्रति टन। सर मैं भी कंस्ट्रक्शन के काम में हूं तो मैं उसको बड़े अच्छे से बता सकता हूं। मतलब स्थिति ये थी, जिन लोगों ने कॉन्टेक्ट किए थे, एग्रीमेंट किए अपने कस्टमर से, उनने एग्रीमेंट ब्रेक कर दी तो बोले हम रेरा का केस झेलने के लिए तैयार हैं, जेब का थोड़ी हम 10 लाख रुपए लगा देंगे। ये बिल्डर्स की स्थिति रही, भोपाल शहर की स्थिति रही। उन्हें हाथ खड़े कर दिए, बोले हम बना ही नहीं सकते। रेत की आप बात करें, रेत चोरी की रेत आ रही, उसके बाद भी रेत निरंतर महंगी है। आप चोरी की आ रही कैसे मालूम होगा? रेगुलरली आ रही भोपाल में। आपने देखा नहीं कि किस तरह से बकायदा उड़न दस्ते के लोग पीटे जा रहे हैं, टीआई को पीटा जा रहा है, ग्वालियर सिर्फ फोड़ा जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों की छाती में गोली मारी जा रही है। चोरी रोक रहे हैं इसीलिए तो पीटा जा रहा है। चोरी कहां रोक रही है सर? चोरी नहीं रोक रही, वो माफिया इतना स्ट्रांग हो गया है। और सबसे बड़ी बात आप देखें, इसमें जो अभी विकास जी कह रहे थे कि महंगाई दर घटी है, आप एक टेक्निकल पॉइंट समझिएगा। जो अभी सुमित जी ने कहा था बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअल में मेरे 1-2 परिचित के लोग हैं, वो टमाटर की खेती करते हैं, कई पपीते की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं। और सर वो किसको बेचते हैं? बड़े व्यापारियों को, बल जैसे रिलायंस जो कंपनी, इन लोगों को बेचते हैं, आड़तियों को बेचते हैं। उनके पास सही है 10 रुपए में जा रहा है टमाटर, लेकिन वही टमाटर मार्केट में 40 और 50 का बिक रहा है। सब्जियां या केले या जो भी कहें, वो गवर्नमेंट बेसिकली वो रेट है वो पकड़ रही, इसलिए इनको लग रहा है कि महंगाई दर घटी है। असलियत में एंड यूजर के पास जो आ रहा है माल, जो उपयोग करने के लिए आ रहा है, त्रिपाठी साहब एंड यूजर मैं भी हूं, आप भी हैं, यहाँ जितने लोग बैठे सब हैं साहब। डीजल पेट्रोल की तो स्थिति ये हो गई है कि पिछले 15-20 दिन में ये घर से निकलते टाइम सोचना पड़ता है कि जरूरी काम है और एक ही बार घर से निकलना पड़े, क्योंकि भाई मैं कोलार में रहता हूं, 8-9 किलोमीटर भोपाल जैसे शहर में दूरी सामान्य है कि लगता है एक ही बार आना जाना हो। जैसे डिबेट पर भी जाना है तो 2 बार जाएंगे तो डीजल ज्यादा जल जाएगा, पेट्रोल ज्यादा जल जाएगा। ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं आज की तारीख में। और ये आप तो मुझे बताएं, इस देश की आवाम ने कभी सोचा था कि 101 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा? इस देश की आवाम ने कभी सोचा था कि 850 रुपए एक गैस की टंकी का हमको पे करना पड़ा था? और सब मुझे तो ऐसा लगता है वर्तमान में कंपटीशन चल रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के बीच में
और हमारे पेट्रोल डीजल के बीच में। रोहित शर्मा ने शतक मारा, यहाँ हमारे पेट्रोल ने शतक मारा, आज अश्विन ने शतक मारा, तो पेट्रोल भी कहाँ रुकने वाला था, एक की तरफ बढ़ गया। तो ये यहाँ से आप समझो। और देखिए बहुत सारे आरोप हो गए। ये देश, ये सरकार को समझना पड़ेगा त्रिपाठी साहब कि डीजल पेट्रोल, खासकर डीजल से ही सब कुछ, जो फ्रेट है, जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा हो जाएगा ना तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। और एक बात और हमारे देश की विशेषता है साहब कि जिस चीज के रेट बढ़ जाते हैं ना उसके रेट घटते नहीं है। ये आप, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। जो डॉक्टर्स कोरोना काल के पहले 300 रुपए कंसल्टेशन लिया करते थे, मैं खुद एक डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए जाता हूं, चूंकि मैं डायबिटिक हूं, ठीक है, मैं जाता हूं, तो 300 रुपए डॉक्टर साहब लेते थे। कोरोना काल में वो हेलमेट लगा के मास्क पहन के बैठे, उन्होंने 500 रुपए चार्ज कर दिया। अभी मैं फिर से दिखाने गया तो मैंने कहा साहब अब तो चार्ज कम कर दो, अब तो कोरोना भी खत्म हो गया, आपका मास्क उतर गया। बोले यार अमनीश भाई, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? एक मैं तो व्यक्तिगत उनकी, देखिए एक बात बताने की है। मैं बाद में, देखिए वो भी एक महंगाई का स्वरूप है, वो भी एक महंगाई का स्वरूप है, ठीक है, वो आम जन से रिलेटेड नहीं है, आप सरकारी अस्पताल में जाके भी दिखा सकते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि जिस चीज के रेट बढ़ जाते हैं एक बार, उस चीज के रेट एक लेवल पे नीचे आना बहुत मुश्किल। जैसे आज खाने का तेल है 140 का स्तर उसने टच कर लिया त्रिपाठी साहब, अब ध्यान रखिएगा वो तेल 100 के नीचे, 110 के नीचे कभी जाएगा ही नहीं। इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि क्या होता, सरकार और आरबीआई इस एक फंडे पे चलती है कि हमारे एंड यूजर को अब आदत पड़ गई यूज करने की। भले ही वो बेचारा कितनी मुश्किल थी, क्योंकि सरकार का हमेशा, जैसे बजट भी हमने देखा तो बजट में उनका एक ही सिद्धांत था कि आपकी जेब में कुछ नहीं रहना चाहिए, आप तो रोज गड्ढा खोदो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, इतनी ऑक्सीजन होना चाहिए कि जितनी चाबी भरी राम उतने खिलौना चले, आप बचाओ कुछ नहीं, आप हमारी तरफ जय श्री राम करके और जय श्री राम की चादर ओढ़ के हमको वोट देते रहो, हिंदुत्व के नाम पे भावनात्मक रूप से वोट देते रहो, क्योंकि कांग्रेस आएगी तो तुमको मुसलमान बना देगी, कांग्रेस आएगी तो हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा। ये इन्होंने इस तरह की ये मुद्दा अलग हो गया, महंगाई तो मुद्दा इसलिए है क्या देश की आवाम, कई जनता जो है 60 रुपए के पेट्रोल पर चिल्लाती थी, लेकिन आज 100 रुपए के पेट्रोल पर नहीं बोलती, पता क्या बोलती, मंदिर बन गया। ये बेसिकली ये लोगों का मेंटल, मैं कहूंगा, इम्बैलेंस है। तो और ये जनता को दोष दीजिए, देखिए मोदी जी को दे रहे हैं। देखिए मैं देखिए बात जनता को दोनों जुड़े हैं, त्रिपाठी साहब दोनों जुड़े हैं। जनता को ऐसा, देखिए जनता तो बहुत भोली है, आप जनता से अपील करिए कि ये वही जनता है जिसने माता सीता की पवित्रता पर भी शक किया था और बाद में फिर कर्म पे हाथ, ये तो सामाजिक बुराई से बहस हो गई। जनता बड़ी भोली होती है। अपन महंगाई की बात करें, सामाजिक बुराइयां अलग है। अमरीश जी, लंबा समय हो गया, अमरीश जी थोड़ा सा अग्निहोत्री जी की टिप्पणी ले लें, फिर हम एक बार हमारे सुमित जी और तपेश जी के पास फिर चल रहे हैं। हमारे सुमित जी तो डिस्कशन करते करते भी लगता है 12 बजे तक सारे ITR भर देंगे, बहुत बिजी दिख रहे हैं कंप्यूटर में। जी अग्निहोत्री जी। ये बात 2014 में शुरू होती थी जी, जब मोदी जी अच्छे दिन आएंगे कि पर जब आए थे जी, तो उसी समय से शुरू होती है। मैं उस समय ट्विटर पे काफी पोस्ट देख रहा था, लोग कह रहे थे कि अब आप आए हैं तो उम्मीद ये लगानी चाहिए कि आपको सबसे पहला काम यदि करना है तो वो महंगाई को नियंत्रित करना है जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए ना तो केंद्र सरकार ना तो राज्य सरकार, दोनों ने ही किसी प्रकार का कोई कदम उठाया नहीं। स्थिति जो है यहाँ तक पहुँच गई है कि एक आम आदमी से मेरा मतलब है मीडियोकर फैमिली, मध्यम वर्ग। देखिए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में बहुत ज्यादा समस्या नहीं है जी। और समस्या जो महंगाई की है वो है मध्यम वर्ग की, क्योंकि ना तो वो मोटा अनाज खा सकता है और ना वो मोटा कपड़ा पहन सकता है। तो उसकी जो हम मरंथी जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में जी, उसकी मरंथी यही है कि उसको अपना एक स्टेटस लेकर के समाज में चलना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। बाकी जो चीजें, खाने की थाली की जो बात हो रही है, डीजल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल को मैं एक तरफ रखता हूँ, डीजल के दामों को लेकर के जरूर कहूंगा कि डीजल के दाम यदि बढ़ते हैं तो अमनीश जी सही कह रहे हैं कि जो किराया है, जो जिसमें सोयाबीन के तेल, ये सब उसी के कारण तो बढ़े होंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ट्रकों से जो सामान आता है और जो आपूर्ति होती है एसेंशियल गुड्स की, तो वो सब चीजें जो है उस फ्रेट से रिलेट होकर के महंगी हो जाएंगी। और ये इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि एक बार जो दाम बढ़ गए, एक बार चाहे वो दवाएं हो या ग्रोसरी हो या स्टील हो, कुछ भी हो, एक बार यदि उसके दाम बढ़ गए तो मैंने अब तक तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि वो दाम कभी कम हुए हों। बिल्कुल सही बात है।
दूसरा जो पेट्रोलियम पदार्थ है त्रिपाठी जी, इनको जरूर सरकार को चाहिए कि वो जीएसटी से जोड़े। जिस दिन वो जीएसटी से जोड़ देंगे तो वो फिर थोड़ा नियंत्रित होने की स्थिति में आ जाएगी। और रसोई गैस की जहां तक सब्सिडी की बात है, आप और हम तो जानते ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं, हमने छोड़ा ही नहीं सब्सिडी। लेकिन देखिए कि आप पूरे पैसे में जो है इस समय गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं और आपके बैंक में सब्सिडी का अमाउंट नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार ने अपने तय कर दिया कि आप ये जनता को जो है सब्सिडी नहीं देना। सब्सिडी नहीं मिल रही है। विकास जी चाहे तो पता कर लें। विकास जी, सारे हम छोड़ दीजिए अविनीश जी की बातों को, आरोपों को छोड़ दीजिए। अग्निहोत्री जी की टिप्पणी और हमें तपेश जी और सुमित जी ने जो फैसले बताई कि आप ये आंकड़ों की बाजीगिरी है, बिल्कुल 4% सूचकांक बता रहे हैं। नहीं, देखिए आंकड़ों की बाजीगिरी कहना ठीक नहीं होगा। जो तथ्यात्मक ढंग पूर्व की सरकारों में अपनाया जाता था वही आज की सरकार में भी चल रहा है। कोई अंतर तो नहीं। आपको इसलिए थोड़ी चुना था, आपने नहीं चुना था। अब देखिए आपको इसलिए नहीं चुना था कि जो पूर्व की सरकारें कर रही थी वही ना, हम कहाँ कह रहे हैं। पूर्व की सरकारों के वक्त में महंगाई की दर क्या थी साहब? 2 अंकों में थी, 11-12% थी। खाने का तेल कभी 140 नहीं पहुंचा। अरे जब आपने सरकार छोड़ी थी तब खाने का तेल 150 रुपए लीटर हो गया था। दालें 150 रुपए लीटर हो गई थी, उसको कमतर करके वापस हम ठीक करके 150 रुपए दालें और तेल 150 रुपए लीटर और प्रति किलो हो गया था जब इन्होंने इस तरह की स्थिति छोड़ी थी 2014 में। अरे साहब उसके बाद में हम ठीक करते हुए लाए हैं उसे, फिर 55, 60, 70 तक लेके आए। मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए आंकड़े तो अभी तो 110 आपके में भी है। आंकड़े तो आरबीआई और जो भी जवाबदार संस्थाएं उनके माध्यम से इकट्ठे होते हैं, वही गणना करते हैं। और जहां तक आरबीआई का और हम जो इकोनॉमिक सर्वे देख रहे थे, हमारे चीफ इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रिस्क्राइब्ड है 3 से 4% के बीच में महंगाई दर रखा जाना चाहिए, उस कंट्रोल्ड सीमा में हमारी है, ये हमारी सफलता है। देखिए जहां तक पेट्रोल की और डीजल की बात है, मनमोहन जी की सरकार ही उसे बाजार के भरोसे छोड़ के गई थी। और बाजार की चाल है कि पेट्रोल और डीजल हर ठंड में बढ़ता है, हर शीत ऋतु में बढ़ता है, बढ़वा है। जहां तक एलपीजी का विषय है, क्यों साहब मई जून में 450 रुपए भी सिलेंडर चला गया था, तो सरकार ने 450 से कम में भी उपलब्ध करवाया है। और फिर ये ना भूलना चाहिए, खास करके मैं अग्निहोत्री जी की तरफ इशारा करूंगा, उन्होंने जो एलपीजी के संबंध में बात कही है, इस देश में 8 से 9 करोड़ लोगों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर दिए। देखिए हमारे भरोसे क्या, मैं तो पूरे प्रदेश के लिए चर्चा कर रहा हूँ ना, उन 7 करोड़ लोगों के लिए चर्चा कर रहा हूँ जिसमें से 5 करोड़ को हम 1 रुपए किलो में गेहूं चावल उपलब्ध कराते हैं, तब तो हमारे साथ 7 करोड़ में से 5 करोड़ जी। और पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को पीडीएस के माध्यम से हम ये सुविधा दे रहे हैं। तो क्या इसमें तेल और भी देते हैं क्या? जी तेल भी देते हैं, दाल भी देते हैं, नमक भी देते हैं, तेल भी देते हैं जी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो इस साल भी 1 करोड़ अन्य महिलाओं को फिर से हम एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाने वाले हैं। कोरोना काल में 3 सिलेंडर, ये मतलब मध्यम वर्गीय 8 करोड़ लोगों को दिए गए 3 सिलेंडर। देखिए मध्यम वर्गीय मुझे लगता है त्रिपाठी साहब की जब हमें देश की मुख्य धारा में सब लोगों को जुटाना है तो हमें ऐसा वर्गीकरण करके नहीं देखना चाहिए। जो डिप्राइव्ड है उसे तो हमें मदद करके आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना। इस संकल्प के साथ तो हम आए, इस संकल्प अरे तो इस संकल्प तब भी हम आए, अरे भाई तब भी हमने खुल के बोला, तब भी 2019 किया है कि इतना बदनाम किया है त्रिपाठी साहब, मतलब कि झूठ का बकायदा एक नाम का झूठा लाया गया। प्रतिपक्ष में दम नहीं है, नहीं सुनिए प्रतिपक्ष में दम नहीं है, आपको नहीं कर पा रहे। त्रिपाठी साहब सुनिए, 12% महंगाई दर आपके वक्त बदनाम थे। प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, FIR दर्ज होती है। आज एक 22 साल की लड़की के ऊपर FIR दर्ज हुई है बेंगलोर में। देशद्रोही बनाया जाता है। मतलब शशि थरूर अगर एक ट्वीट कर देते हैं, जबकि दीप संधू बाद में नहीं का छर्रा निकलता है,
शशि थरूर पे FIR दर्ज हो जाती है। शशि थरूर जी ने ये इस देश में चल रहा है, कौन बोलेगा? मेरे भी बीवी बच्चे हैं, त्रिपाठी साहब, मुझे भी जिंदा रहना है। अरे साहब मरना थोड़ी है, इसमें समाचार था वो उनने दिया। विकास जी का उत्तर आ जाए। विकास जी थोड़ा संक्षेप में हम एक बार तपेश जी की बात, यही तो दिक्कत है। अब अवनीश भाई जी तुष्टीकरण की नीति को छोड़ने, अभी महंगाई पे अवनीश जी ने मुद्दा अलग आप नहीं करवा दिया, हम उनसे पूछ रहे हैं मैनेजमेंट वो कर नहीं पाई उनकी सरकार ने। आप नहीं बताओ, आपने कौन सा डेवलपमेंट किया? हमने जो सड़कें, जो इरिगेशन सिस्टम, जो पावर की उपलब्धता और खास करके गरीबों तक को इन चीजों की उपलब्धता पहुंचाई है, वो हमारा अचीवमेंट है साहब। इसलिए 2019 में वापस लोगों ने थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ हमें सदन में, लोकसभा में पहुंचाया। ईवीएम की जीत है। अब यार ईवीएम की, अब आप ईवीएम की जीत है। आप तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट भी आपका है। जज आके बोलते हैं कि हमको 5 जज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आपका है। सुनिए बहस बदल गई है। ईवीएम पे जब कभी मुद्दा होगा तो बात करेंगे। संस्थाओं को घेर रहे हैं क्योंकि खुद विकास जी घेर के पिटा रहे हैं। संवैधानिक संस्था आपका तोता बन गई है, तोता। आप पे पड़ी और आपने सबको मारना चालू किया। चलिए मानहानि का मुद्दा हो जाएगा। तपेश जी जैसा कि कह रहे हैं कि हम 5 करोड़ मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी होगा कि 7 करोड़ में से 5 करोड़ को ये 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, नमक, तेल सब दे रहे हैं। 24 श्रेणियां हैं, सब राम राज्य चल रहा है, राम राज्य चल रहा है। 2 करोड़ जो बचे उन पे सारे टैक्स लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो महंगाई है सिर्फ 2 करोड़ के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है क्या? क्या है सर, मैंने आपको पहले कहा कर का संचय और कर के से प्राप्त आय का वितरण, यदि अगर ये संतुलित रूप से हो तो कोई परहेज नहीं है जी। मैं ये विकास भाई 4% महंगाई बता रहे हैं, मैं तो 40% महंगाई झेलने के लिए तैयार हूं सर। पर आप मुझे वो 40% की महंगाई के बदले कम से कम मुझे 20% तो लौटाइए सेवाओं के रूप में। बिल्कुल। और मैं अगर 40% देने के लिए तैयार हूं आपको अधिक मूल्य, तो कम से कम मुझे कहीं 20% लौटाइए। और मुझे 20% लौटा के मुझे 4% ही लौटाएंगे और बोलेंगे 36% मैं गरीबों को दे रहा हूं। आप अर्थव्यवस्था में संतुलन का कोई स्थान होता है कि नहीं? मध्यम वर्ग को निम्न वर्ग में लाने की कोशिश है जी। तो ये जो कोशिशें जो हो रही है, मैं यही कह रहा हूं सर, अर्थशास्त्र की बारीकी को समझिए। टैक्स पेयर के ऊपर क्या बीत रही है? टैक्स पेयर जो टैक्स दे रहा है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा जी। और जो टैक्स नहीं दे रहा है और टैक्स में के स्लैब में आने से बचने की कोशिश कर रहा है, उसको मालामाल किया जा रहा है। उसको दिए जाने वाली सब्सिडी, उसको मिलने वाले ऐसे लाभ, उसको आय की श्रेणी में क्यों नहीं ले सकते? बात खत्म हो जाए विकास जी, हम आपको उत्तर ले लेंगे फिर जाएगी। ये आय की श्रेणी में लीजिए आप। तपेश जी विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बोल रहे हैं टैक्स पे नहीं करते, साबुन आप खरीदते हैं और एक गरीब भी खरीदता है, सब इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। डीजल पेट्रोल आप खरीदे या गरीब खरीदे सब टैक्सेस। कृपया करके उनके साथ छदम रवैया मत अपनाइए। मेरा आपसे निवेदन है साहब, केवल इनकम टैक्स में कोई है या नहीं है डायरेक्ट टैक्सेस में, उसके बतौर मत चलिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बल पे ही हमारी ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था जिंदा है साहब। चलिए तो भाई साहब आप ये तो देखिए जिसपे टैक्स ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए आप। अरे एक मिनट, बहुत दूर बैठे हैं, इस तरह अगल बगल होते जी। तपेश जी की बात आ जाए फिर हम आपके पास। अनुपातिक रूप से वो कम सामग्री का उपभोग करते हैं जी। जो चीजें उपभोग करने लायक है वो साधारण से साबुन भी लेके करते हैं, लोकल मेड साबुन भी उपयोग कर लेते हैं। पर जब मध्यम वर्ग में आते हैं तो उसके साथ कई सारी चीजें आती हैं। आप उनको जिससे टैक्स लगा रहे हैं, तेल भी आप उनको फोकट में दे रहे हैं जी। आखिर बोझ, हमारे कर का बोझ हम पर ही पड़े, ये उचित नहीं है साहब। देखिए अगर आप कर के रूप में एक मुट्ठी हमसे ले जाते हैं तो कम से कम एक दाना तो हमारे लिए छोड़ जाइए साहब। आप पूरी सुविधाएं उनको दे देंगे, आप कहेंगे हम किसानों को दे देते, आपने पूरे समाज को बांट दिया, किसान के नाम पर बांट दिया, अमीर गरीब के नाम पे बांट दिया, जाति के नाम पर बांट दिया। और ये सब चीजें ऐसे बांटेंगे। अर्थशास्त्र को आर्थिक दृष्टिकोण से रखिए, राष्ट्रीय चिंतन के दृष्टिकोण से रखिए और एक संतुलन बनाइए। ये राज्य न कहे कि हमको समय पर जीएसटी का पैसा ना मिले, आप उसको बांटिए। आप एक तरफ सुविधा भोगी बनकर आप वो जो राजनेताओं को आप महंगाई भत्ता भी दे रहे हैं, उनके वेतन भी बढ़ा रहे हैं और अधिकारी कर्मचारियों का आप डीए रोक दे रहे हैं, इंक्रीमेंट रोक दे रहे हैं।
तो ये कौन सा संतुलन है? जो संपन्न वर्ग है वहाँ से काटिए ना आप। विशेष करके अगर आप शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के बारे में बातचीत करेंगे, नहीं, कठोर निर्णय राजनेताओं के लिए भी होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, राजनीतिक आपको एस्टेब्लिशमेंट में कटौती करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट में कटौती करनी चाहिए। जी सुमित जी, सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी 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 बिल्कुल। जो भी विकास जी ने कहा है कि 7 करोड़ में से 5 करोड़ को फ्री में दे रहे हैं लगभग, अब 2 करोड़ बचे हैं। अब 2 करोड़ में ही तो ये सारी जो आप जगलरी कहे और सूचकांक कहे या आंकड़े की बाजीगरी कहे, ये 2 करोड़ के बीच है, ज्यादा के बीच में नहीं। करों का बोझ जितना, करों का बोझ जो है 2 करोड़ का है। आप तो अभी भर ही रहे हैं ITR और 2 करोड़ जो बेचारे वो जी, जो 2 करोड़ लोग बेचारे बचे हैं जी, वही टैक्स भी दे रहे हैं, वही अपनी सब्सिडी भी दे रहे हैं जी, और उसके बदले में वो बाकी के 5 करोड़ को 1 रुपए किलो में गेहूं चावल मिलता है, 2 रुपए किलो में उनको सस्ता तेल भी मिल जाता है, वो टैक्स भी नहीं भरते हैं। भाई मान लिया मैंने, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो देते हैं। 5 करोड़ में सत्ता बन जाती है, 2 करोड़ ना भी दे दो उसको। कितनी बस वो सत्ता की तो बात है सर, सारी बात जो है तो मुझे यही देखिए ना, मध्य प्रदेश में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन क्या है। जी, वो विकास जी कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट कलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट कलेक्शन क्या है। आपको खुद उस रेशो से पता लग जाएगा जी कि सबकी सहभागिता है। ऐसा मत करिए। चलिए विकास जी वो भी दूर बैठे, एक मिनट उनकी बात आ जाए। जी सुमित जी। तो मैं ये कह रहा था सर कि ये सही नहीं है कि सिर्फ एक समाज के तबके से चीजें ले लेके किसी दूसरे समाज को दिया जाए। जो रामराज्य की बात कर रहे थे आप आज की डेट में, वो रामराज्य कैसा हो रहा है, ये राम के खजाने से नहीं आ रहा है, ये जनता के खजाने से लेके और दूसरे किसी को दे दिया जा रहा है। बाकी राम का खजाना तो बढ़ते ही चला जा रहा है जी। तो हमारे राम जी सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं जी, लेकिन प्रजा के सामने तो वही परेशानी सामने के सामने खड़ी हुई है। जो महंगाई है वो महंगाई कब कम होगी? आम जनता जो मीडियोकर पर्सन है, अग्निहोत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, निम्न वर्ग को प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि उसको सब्सिडी मिल रही है, उसको सब्सिडाइज रेट में राशन मिल रहा है, उसको दान के रूप में कई सारी चीजें भी मिल रही हैं। लेकिन जो मीडियोकर है वो एलिजिबल नहीं हो रहा है सब्सिडी के लिए, तो कैसे करेगा वो? तो जो 80 टैक्स भी वही भरे, इनकम टैक्स भी वो पे करे, वो सारी चीजें भी करे। मतलब सुमित जी तो जो 80% तेल बढ़ गए, खाद्य तेल बढ़ गए, गेहूं बढ़ गया, आटा बढ़ गया आम लोगों के लिए, ये फ्री बांटने के कारण है। वो फ्री बांटने जो फ्री में दे रहे हैं, एवरेज प्राइस इंक्रीज हो गई ना जी। वो कोरोना काल में जो दिया है गरीबों को, भाई अगर सपोज करिए 1000 टन के लिए 100 लोग पे करते तो प्राइस अलग होती, लेकिन अगर 1000 लोग पे करते तो प्राइस अलग होती। जी 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 बिल्कुल। सुमित जी। जी सर, तो मैं यही कह रहा था सर कि आपको चीजों को जनरलाइज करना पड़ेगा, सब लोगों तक चीजें पहुंचे, वहां तक ले जाना पड़ेगा। सिर्फ निम्न वर्ग से सब्सिडी देके ही महंगाई का आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में भी सोचना होगा। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, हर दैनिक वस्तु की प्राइस पे मॉनिटरिंग करनी होगी। मार्केट में की चीजें क्या रेट पे बिक रही हैं, उसका डे टू डे बेसिस पे डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि अभी जो डेटा है वो एब्सर्ड डेटा है। उस जो कितना भी आप बात कर लीजिए कि चाहे वो आरबीआई है या कोई है, पर कोई आरबीआई डेटा कलेक्ट करने नहीं आ रही है ना। डेटा कलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट की एजेंसीज से। उन एजेंसीज के ऊपर रेगुलेशन लगाने पड़ेंगे जिससे कि सही डेटा आए और उस डेटा के बेसिस पे बाकी के मुद्रास्फीति की दर और इन्फ्लेशन के इंडेक्स जो है
वो डिसाइड किए जाए। जी जी सुमित जी, बहुत संक्षेप में तपेश जी, हमारा समय समाप्त हो गया, थोड़ा विकास जी से उत्तर लेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बार जो प्राइस इंडेक्स जी इन्होंने डिक्लेयर किया है, यदि अगर उसका डिटेल निकाल लिया जाए, कौन कौन सी सामग्री का क्या मूल्य लिखा गया है, तो उससे चीजें साफ हो जाएगी। जी जी, और ये आरबीआई की रिपोर्ट और बुलेटिन में आएगा, उसका मैं अध्ययन करके आपको बता दूंगा इसकी। बिल्कुल, क्योंकि ये उचित नहीं लग रहा है कि इतने कम रेट बढ़े हैं। जी 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 सही। अवनीश जी, बहुत संक्षेप में, राजनीतिक बात न होकर के आप जो भी आंकड़े, विकास जी से उत्तर ले लूं, फिर प्रोग्राम समाप्त करें। देखिए, त्रिपाठी साहब से सबसे दुखद पहलू एक ही बात का है जी, कि पूर्व में भी मैं मान रहा हूं, जब यूपीए की सरकार थी तब कुछ महंगाई बढ़ी, लेकिन इस स्तर तक कभी नहीं पहुंची। ये आपके सामने आंकड़े, मेरे सामने भी है। और सबसे बड़ी बात, उस समय जब अगर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती थी तो उनके मन में भय रहता था। आज की सरकार, सबसे बड़ी बात देखो, उनको कोई डर नहीं है, भय नहीं है। उनके मंत्री इस बारे में बात नहीं करते, मीडिया में आकर बाइट देना अपनी तौहीन समझते। सीधी बात, अगर हम महंगाई की बात करें तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और राम के ऊपर आ जाते, हिंदुत्व के ऊपर आ जाते। सबसे शर्मनाक विषय ये है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे जो पूर्व में जो प्रजा रही है, जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में, कि जो खिलजी साहब ने कह दिया वही बिल्कुल नियम हो जाएगा, वही आपको कहने की भी आप हिम्मत नहीं जुटा सकते हो, आपको बोलने का हक नहीं, तो वही आज हो रहा है। आपने देखा, पूर्व में भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बकायदा, प्रधानमंत्री थे, आके बकायदा बड़े कितना झुकी हुई नजरों के साथ एक बार कहा था, उसका विपक्ष ने बड़ा माखौल उड़ाया था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। उस समय उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की थी। ये उस अर्थशास्त्री ने किया था जिसने की अर्थव्यवस्था को ट्रिपल कर दिया था। तो आप ये देखें, आश्चर्य इस बात का देखें कि आज के हमारे प्रधानमंत्री, हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, हम बात करते महंगाई की, वो बात करते ममता बनर्जी की। यहाँ के हमारे विधायक एक हैं जी, हाँ नहीं, देखिए आप चूंकि 1 घंटा राजनीतिक नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, आपको महंगाई कंट्रोल करनी होगी, डीजल पेट्रोल के दाम कंट्रोल करने होंगे, आपको दोबारा उनको इंटरनेशनल मार्केट से उनको आपको, क्योंकि अभी आप समझिए, आपको उनसे मुक्त करना होगा। आप एक बात समझें, आपको दोबारा उसको सब्सिडी को उसमें लाना होगा, नहीं तो कितना बहुत परेशानी हो जाएगी। आप समझिए, आपको मालूम मनमोहन सिंह जी के समय $116 प्रति बैरल हो चुका था क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो भी 65-70 के ऊपर कभी नहीं गया, 146 तक पहुंच गया, 146 तक पहुंच गया था। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आज की तारीख में आप देखें मात्र $60 प्रति बैरल है। सोचें, जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर उस स्तर तक पहुंच गया तो मुझे लगता है डीजल पेट्रोल 200-250 तक पहुंच जाएगा। चलिए विकास जी, बहुत संक्षेप में, फिर नतीजे की टिप्पणी लेके हमारा समय भी समाप्त हो गया। विकास जी, बहुत सारी चीजें हैं, देखिए कहीं न कहीं मैनेजमेंट का गड़बड़ है, और दूसरी जो हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, उनका कहना है कि जो आप ये वोट की खातिर महंगाई बढ़ रही, वोट की खातिर, यानी तो मुफ्त अकर्मण्य नहीं देखिए बना रहे हैं आप। ना, अकर्मण्य नहीं बना रहे, हम लोगों को राष्ट्रीय चिंतन, जो कि हमारी पार्टी की विचारधारा भी है, अंत्योदय, एकात्म मानववाद, और भी मैं कहता हूँ राजनीतिक धाराएं हैं, भले वो समाजवाद बर्बाद किया है। चल अवनीश, कल ही पुलवामा अटैक की बरसी थी 2 साल। सुनिए ना, समाजवाद में क्या गरीबों को आगे लाने की पहल नहीं है क्या? इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया क्या? भाई जो डिप्राइव्ड है उसको इस तरफ फिर थोड़ी बांटा था, लेकिन अवनीश बनने का कपड़े उतार के कभी किसी गरीब को छोड़ दिए, किसी के कोई कपड़े नहीं उतार पता पड़े। ये करे यहाँ 4 लोग बैठे, गरीब को ठंड लग रही है, यहाँ से बिना कपड़े के वापस जाओ, ये कौन सा सिद्धांत हुआ? कोई सिद्धांत नहीं है। पूछे इनसे, ये किस तरह की राजनीति कर रही है? बहुत बिना गर्मी मोदी सरकार मुझे बताए, पता पड़े कि ये मोबाइल उठा के गरीब को खरीद लो, ये कौन सी बात हुई? अभी जाती हुई, अरे नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक बात से उदाहरण, अरे मैं बेसिक बात कर ले रहा हूँ आपसे। पता पड़े कि अपनी मुझे 2 जवाब दे दीजिए, किडनी दे दो, 2 जवाब दे दीजिए। कैसी बात आपने कहा आप हाउसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कौन सी इंडस्ट्री? सुनिए ना, हाउसिंग इंडस्ट्री 2016 के बाद खत्म हो चुकी है। कोई बिल्डर काम करने के लिए तैयार नहीं, को उसको डर है। आपने रेरा का बिच्छू भी पाल दिया है जिसमें से भ्रष्टाचार और बड़ा है, कुछ नहीं है। और आप बताएं, जिस दिन आपने नोटबंदी की थी उस दिन से इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। आप देखें कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 60% प्रोजेक्ट आज की तारीख में। चले विकास जी, मैं तो आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, महंगाई रिलेटेड हाउसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ पे फिर बात कर लेंगे, रेरा पे भी कर लेंगे। नंबर 1 बात, थोड़ा अगर 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट सब्सिडी के द्वारा मध्यम वर्ग का व्यक्ति
अगर फ्लैट मकान खरीद पाता है, मकान बना पाता है, तो क्या मध्यम वर्ग की उपलब्धता नहीं है? उसमें भी क्या सरकार का उसमें साथ नहीं है? क्या आप हाउसिंग इंडस्ट्री, है? क्या आप हाउसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं? मिडिल क्लास के लोगों को आपने मकान उपलब्ध नहीं कराया? सब में सोचने की जरूरत है। दूसरी चीज नहीं है, दूसरी चीज का समय नहीं है। स्ट्रक्चर वो हुई है, अग्निहोत्री जी आपकी संस्कृति पड़ी। विकास जी अब दूसरी बात सोचने का नहीं, इसके पहले वाले अपने समय में आप ही सारी चीजें गिना देते। पार्टी साहब, जहां तक राष्ट्रीय चिंतन की बात है, अंत्योदय अप्रोच के साथ में हम गरीब तबके को भी आगे ला रहे हैं, मध्यम वर्गीय को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर शिक्षा स्वास्थ्य में अगर सुविधाएं उपलब्ध हो रही है तो क्या मध्यम वर्ग उससे नहीं उठा रहा? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मिनट सुमित जी ने कहा था रोडों की बात, समाप्त हो गया। अगर अच्छी रोडें बनी है तो उसके बाद गाड़ियां मध्यम वर्ग की नहीं चल रही क्या? पाकिस्तान जाकर पार्टी साहब ने निवेदन किया था आपसे, मुद्दे पे रहे। अच्छा, 10 रुपए लीटर खा रही है सरकार पेट्रोल पर, मोदी जी के खाते बीजेपी के फंड में जा रहा है, मुद्दे पे 10 रुपए प्रति लीटर, इसलिए हो गया है। आपके ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगे, सांस्कृतिक जड़ों को छोड़ने के आरोप लगे। अरे विकास से आप अपने आप को निपटना अग्निहोत्री जी को तो समय दे दे भाई, अग्निहोत्री जी को समय दे दे। जो है आपके आरोप, जो अलग तरह की संस्कृति भारत में लाके चले अग्निहोत्री जी, अरे अवनीश जी, अरे भाई समय समाप्त हो गया भाई, समय समाप्त हो गया। मेरे समय में तो अतिक्रमण ना करे कम से कम। मैं ये कह रहा था त्रिपाठी जी कि इस समय सरकार को सबसे ज्यादा, देखिए कई फ्रंट पे केंद्र सरकार को निपटना होता है, लेकिन ये फ्रंट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है महंगाई का, और इसको लेकर के सबसे पहले नीतियां इस समय उनको कंसीडर करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। और जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है त्रिपाठी जी, तो मुझे लगता है, कहीं मैं अभी पढ़ रहा था कि हर पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के कितने टैक्सेस हैं और राज्य सरकार के कितने टैक्सेस हैं, इनका डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। और जब यदि कर सके मोदी सरकार तो जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल डीजल को लेकर के आए, रसोई गैस को लेकर के आए, तो शायद काफी महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन डीजल और इस सब से होता है। तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए अपना फोकस जो है मोदी सरकार को इस समय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी आपका, अवनीश जी आपका, विकास जी आपका, तपेश जी आपका, और सुमित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हालांकि आपने समय 1 घंटे में मुझे मुश्किल से 10 मिनट दिया है, आपका काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, अभी चलेगा, आज लास्ट डेट है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। तो महंगाई कम करने को लेकर केंद्र और राज्यों की सरकार की ओर से दावे वादे बहुत है, लेकिन हकीकत यह है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी पस्त हो चुका है, जबकि गरीब की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है। उधर विपक्ष सिर्फ सवाल उठाने के साथ ही छोटा मोटा प्रदर्शन कर अपने कर्तव्य की इतिशी कर ले रहा है, जबकि सरकार महंगाई के खिलाफ बड़ी हुंकार की है। अब ऐसे में महंगाई नाम की डायन का दंड द एंड भला कैसे होगा? खैर, अंत में जाते जाते महंगाई को लेकर बस इतना ही कहूंगा कि हम भी कह कर हार गए हैं, लेकिन तुम हो कि शर्म न खाती हो, हमारी लाचारी का तुम दिन रात फायदा उठाती हो। इसी के साथ नमस्कार। आप बताइए, आप